हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज 25 क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स, और फिजिक्स में भी हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश लाइट के बारे में। तो आज हम लोग प्रकाश से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो रेलवे में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और हाँ, जितने भी लाइट से संबंधित क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, सारा का सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एएलपी हो गया, एनटीपीसी है, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, सारा का सारा क्वेश्चंस आपको लाइट से संबंधित इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए। तो बिना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? जिसका ऑप्शन है ए 320 से 400 नैनोमीटर, बी 200 से 280 नैनोमीटर, सी 280 से 320 नैनोमीटर, डी 400 से 600 नैनोमीटर। जिसका आंसर होगा बी 200 से 280 नैनोमीटर। इसका हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। मतलब कि जिसमें तरंगदैर्घ्य का न्यूनतम रेंज होगा, मतलब कम होगा, उसमें प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ठीक, जिसका ऑप्शन हो गया ए 100 से लेके 400 nm, बी 400 से लेके 700 nm, सी 740 से लेके 10,000 nm, और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर होगा, हम लोग को पता है, बी 400 से लेके 700 nm। ठीक, इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सारे विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ठीक, और दृश्य प्रकाश का परास हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, और अवरक्त विकिरण परास 700 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है कितना? जिसका ऑप्शन है ए 200 से 900 नैनोमीटर के बीच, बी में हो जाएगा 250 से 850 नैनोमीटर के बीच, सी 300 से 800 नैनोमीटर के बीच, डी 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। जिसका आंसर होगा डी 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। इसका व्याख्या को देखते हैं हम लोग। दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है, जिसको कि हम लोग मानव अपने आंख के द्वारा देख सकता है, उसे ही दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। ठीक, एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक, यानी कि एक मानव 390 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच का ही, ठीक, विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? जिसका ऑप्शंस है ए 1300 एंगस्ट्रॉम से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम तक, बी में हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक, सी में हो जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 8200 एंगस्ट्रॉम तक, डी में हो जाएगा 8500 एंगस्ट्रॉम से लेके 9800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, जिसका आंसर होगा, हम लोग को पता है,
बी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक, तो इसका हम लोग डिस्कशन को देखते हैं क्या है। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। ठीक, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आंख 380 से 700 नैनोमीटर तक और 3800 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक के तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। ठीक, वही हम लोग का एनसीईआरटी की पुस्तक में इसमें दिया हुआ है 400 से लेके 700 नैनोमीटर लिखी हुई है। तो कभी भी आपको एग्जाम में अगर 380 से लेके 700 नैनोमीटर मिल जाए या फिर 400 से लेके 700 नैनोमीटर लिखा मिल जाए तो आपको टिक आउट, दोनों में से दोनों सही है। ठीक, अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परस के भीतर निकटतम उत्तर को चयन करें। मतलब कि अगर 380 से 700 नैनोमीटर भी रहेगा और 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक भी रहेगा तो हम लोग इसको टिक आउट सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है कितना, जिसका ऑप्शंस है ए 6050 एंगस्ट्रॉम, बी 5500 एंगस्ट्रॉम, सी 4500 एंगस्ट्रॉम, डी 7500 एंगस्ट्रॉम। इसका सही जवाब होगा बी 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के विशेषकर पीले और हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य 555 नैनोमीटर के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। ठीक, तो सर्वाधिक सुग्राही जो मेरा मानव का आंख होता है, ठीक, वो कितना होता है एंगस्ट्रॉम में अगर देखा जाए तो 5500 एंगस्ट्रॉम होगा और नैनोमीटर में 555 नैनोमीटर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है, जिसका ऑप्शंस है ए लाल एवं हरा, बी नारंगी एवं पीला, ठीक, सी हरा एवं नीला, डी पीला एवं हरा। तो इसका आंसर होगा डी पीला एवं हरा। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है। तो आंख जो है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कौन सा रंग है। ठीक, तो इसमें है डी पीला एवं हरा, पीला और हरा। अब इसका हम लोग डिस्कशन को देखते हैं। ठीक, मानव आंख में स्थितिज फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। ठीक, और पीले एवं हरे रंग के लिए आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक है। ठीक, कौन सा रंग, पीला और हरा। तो हम लोग को याद रखना है पीला और हरा। ठीक, कहीं भी एग्जाम में अगर मिल जाता है, ठीक, तो पीला और हरे रंग को हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, ए में हो गया मनुष्य का कान 1000
हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सी, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। डी, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। ठीक, जिसका सही आंसर होगा हम लोग को बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ठीक, तो मनुष्य का आंख जो है सबसे ज्यादा किसके लिए सुग्राही होती है? लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है। ठीक, चलिए इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। ठीक, मनुष्य का कान 1000 से लेकर 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों हेतु सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होता है। हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकेंड में 1/10वें भाग तक बना रहता है। अगर 1/10 सेकेंड के समाप्त होने से पूर्व कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों ध्वनि की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा मस्तिष्क दोनों में फर्क नहीं कर पाता। दृष्टि की दृढ़ता से तात्पर्य है कि जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह सेकेंड के 1/16वें भाग तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ए में है तरंग के समान, बी में है कण के समान, सी में है तरंग एवं कण दोनों के समान, डी में तरंग एवं कण किसी के समान नहीं, जिसका सही आंसर होगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। ठीक, प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर ही की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉप्टन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ए में है यह छोटे कणों से बना होता है, बी, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, डी, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है, जिसका आंसर होगा सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। ठीक, जिसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। अब इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक, कैसा होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। जब कभी भी हम लोग प्रकाश को देखते हैं तो हमको ये प्रतीत होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, ए में प्रकाश का वेग अधिक होता है, बी में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सी, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, डी, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, जिसका आंसर होगा ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का वेग अधिक होता है। अब इसका हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में शून्य अवकाश में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, प्रकाश का निर्वात में इसका क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर सेकेंड होता है। ठीक,
जबकि ध्वनि की गति वायु में कैसा होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की गति पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, इसका पानी में क्या होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही प्रकाश का वेग कांच में क्या होता है, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, पानी में कितना होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में क्या होता है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक, तो प्रकाश का जो गति होता है वह हमेशा ध्वनि से क्या होता है, वो अधिक होता है। आकाशीय पिंडों में रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफी कम होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है। ठीक, हम लोग इसका व्याख्या को पहले ही देख चुके हैं। ठीक, जिसका ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, बी में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी में है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी में है 3 इंटू 10⁸ प्रकाश वर्ष। जिसका सही जवाब होगा बी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो प्रकाश का शून्य अवकाश यानी कि निर्वात में वेग क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रकाश की गति है, ठीक, इसका ऑप्शन है ए 9 इंटू 10 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, बी में है 3 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, सी में हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी में है 2 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। जिसका सही जवाब है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को देखे थे हम लोग। प्रकाश का गति क्या है निर्वात में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किस पे, ए में है दाब पर, बी में है घनत्व पर, सी में है यह दाब ताप और घनत्व से स्वतंत्र है, डी में है ताप पर। जिसका कि एक्यूरेट इसमें आंसर नहीं दिया गया हुआ है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। ठीक, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक, हीरा में होता है, पानी में होता है, कांच में होता है, या निर्वात में होता है, या हाइड्रोजन में होता है। ठीक, तो हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। ठीक, अब हम लोग इसका व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में इसका देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हीरे का, पानी का, हाइड्रोजन का ऐसे करके निकाल के इसको बताया गया है। ठीक, चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, कि प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है। ठीक, वायु में, जल में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है किसमें होता है, निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक, प्रकाश का जब प्रकाश करेगा, ठीक, तो सबसे कम किसके बीच में होगा। ठीक, तो जिसका ऑप्शन है ए में कांच, बी में निर्वात, सी में जल, डी में वायु। ठीक, तो जिसका आंसर होगा ए होगा कांच, कांच में। ठीक, अब हम लोग इसका व्याख्या को देखते हैं। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ठीक, तो जिसमें भी जो भी वस्तु या पदार्थ में अगर अपवर्तनांक ज्यादा हो, ठीक, तो उसमें प्रकाश की गति क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी कि कम होगा। ठीक, कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इसमें से कांच हो गया, निर्वात हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये चारों में से कांच का क्या हो जाता है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इसलिए मेरा ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, कांच, जिसमें कि न्यूनतम होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना। जिसका ऑप्शन है ए 4.2 सेकेंड, ठीक, 4.8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड और 3.6 घंटे। तो हम लोग को सबको पता है, बच्चे से ही 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8.5 मिनट लगता है। ठीक, 8.5 मिनट लगता है। जिसका व्याख्या भी दिया हुआ है थोड़ा सा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पहुंचने में 499 सेकेंड लगता है। ठीक, तो 499 अगर सेकेंड है, ठीक, तो इसको हम लोग 60 से अगर डिवाइड दे देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8.3 मिनट आ जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है वही। ए में 2 मिनट, बी में 4 मिनट, सी में 8 मिनट, डी में 16 मिनट। जिसका जवाब हम लोग को पता है, सी होगा 8 मिनट। अगर कहीं पे 8.5 मिनट हो, ठीक, 8 मिनट हो, 8.3 मिनट हो, ठीक, तो हम लोग को अगर कुछ भी रहे, ठीक, तो इस तीनों में से किसी को भी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में। ठीक, तो हम लोग को पता है कि 8 मिनट में पहुंचता है। तो ये सब मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये बीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये श्योर रहिए कि रेलवे में इस टॉपिक के अलावा, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है उसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है। ठीक, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है। जिसका ऑप्शन है ए कास्मिक किरण, बी प्रकाश, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्राध्वनिक तरंग। ठीक, जिसका हम लोग को आंसर पता है, क्या होगा, प्रकाश होगा। ठीक, किसका वेग अधिकतम होगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। अब इसका हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। ठीक, हम लोग को पता है प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजरती है। प्रकाश की तरंगें कहां से होकर गुजरती है, निर्वात से होकर गुजरती है। परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक, प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा कहां पे होता है, निर्वात में होता है। इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है, तो ये होगा प्रकाश। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा
नहीं बदलता है। ठीक, हम लोग को पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो किस माध्यम में नहीं बदलेगा। ठीक, तो निर्वात में क्या होता है, निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, तो निर्वात में इसका माध्यम नहीं बदलता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं क्या। ए में है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। बी में है वेग और आवृत्ति। सी में है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। डी में है तरंगदैर्घ्य और वेग। ठीक, जिसका सही जवाब होगा तरंगदैर्घ्य और वेग। ठीक, अब इसका हम लोग व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, ठीक, अगर कोई प्रकाश का तरंग वायु से कांच में जाता है या तो फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। प्रकाश का जो आवृत्ति है वो वही रहेगा, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग क्या होता है, बदल जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाएगा। ठीक, इसलिए इसका आंसर होगा डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। ठीक, कौन सा एक अपरिवर्तित रहेगा। ए में है तीव्रता, बी में है वेग, सी में है तरंगदैर्घ्य, डी में है आवृत्ति। तो हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चंस को। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक, लेकिन बदलता क्या था, बदलता क्या था, तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ए में है इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। बी में है इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। सी में है इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। डी में है इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। जिसका सही जवाब होगा, ठीक, हम लोग को ए, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, जिसका हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, तो इसकी चाल क्या होगा, इसका चाल बढ़ जाएगा तथा यह अविलंब से दूर हट जाएगा, यह अविलंब से दूर हट जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, यह अविलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक, जिसका ऑप्शंस है ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बी में बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, सी में है विवर्तन और परिक्षेपण, डी में है ध्रुवण और व्यक्तीकरण। जिसका सही जवाब होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। ठीक, अब इसका हम लोग व्याख्या को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। साबुन का जो झाग बनता है, ठीक, उसमें एक देखते होंगे चमकदार रंग का एक बहुलित परावर्तन बनता है वहां पे। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से
परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यक्तीकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः यह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। इसलिए क्या होता है, यह परत चमकदार हमको दिखाई देता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या बोलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहां पे, जिसका ऑप्शंस हो जाएगा ए हीरे से कांच में, बी जल से कांच में, सी वायु से जल में, डी वायु से कांच में। ठीक, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हीरे से कांच में, हीरे से कांच में। अब इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण संगन माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण, ठीक, तो हीरे का जो अपवर्तनांक है, ठीक, वो कांच से क्या है, अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। कैसे, ठीक, एक कटा हुआ एक हीरा को हम लोग काट देंगे तो वह जगमगाहट के साथ चमकता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें चमक आ जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए प्रकाश के अवशोषण के कारण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, डी इसके आणविक संरचना के कारण। तो जिसका आंसर होगा बी आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या को देख लेते हैं। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, ठीक, हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.42 होता है। ठीक, हीरे का अपवर्तनांक होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। कितना होता है, 24 डिग्री ही इसका केवल क्रांतिक कोण हो पाता है। जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है, जब कटा हुआ हीरे के अंदर, ठीक, जब कटा हुआ हीरे के अंदर प्रकाश जब पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है। ठीक, इसलिए तो हीरे का अपवर्तनांक कितना हो गया 2.42। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ठीक, एक कटा हुआ हीरा जो है वो क्यों जगमगाता है, तो हम लोग को पता है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। एक अगला क्वेश्चन में ए में है इसकी आणविक संरचना के कारण, बी में है प्रकाश के शोषण के कारण, सी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी में है कुछ अन्य निहित गुण के कारण। जिसका आंसर होगा सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, अब इसका व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं, वही होगा, सेम होगा। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। ठीक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 3.24 था, देख लेते हैं, नहीं 2.42। ठीक, 2.42। ठीक, हीरे का अपवर्तनांक हो गया 2.42। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि उसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे क्या होता है, चमकने लगता है, इसलिए ज्यादा जगमगाहट हो जाता है, ज्यादा चमकने लगता है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 29, उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, ठीक, इसका ऑप्शन है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है, सी, यह बहुत कठोर होता है, डी, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। ठीक, जिसका आंसर होगा हम लोग को पता है बी। इसका आंसर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है। ठीक, जिसका व्याख्या हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है कौन सा? ए में हो गया पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में प्रकीर्णन, डी में व्यक्तीकरण। जिसका सही जवाब होगा ए। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। ठीक, पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरचना निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ए में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में विवर्तन, सी में प्रकीर्णन, डी में अपवर्तन। ठीक, जिसका सही जवाब होगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका व्याख्या को हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला भी वही है। चलिए इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। ठीक, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? ए में है प्रकाश तरंग, बी में है रेडियो तरंग, सी में है सूक्ष्म तरंग, डी में है विद्युत तरंग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग। जिसका व्याख्या दिया हुआ है, तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि तंतु प्रकाशी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचना को, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजा जाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक, जो मैसेज को भेजा जाता है, कोई सूचना को भेजा जाता है, वही क्या? प्रकाश तरंग। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, चलिए, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक, एंडोस्कोप जो होता है, ठीक, जो पेट में अगर कोई भी छाला हो जाए या कोई परेशानी हो जाए या तो कोई भी दिक्कतें हो, ठीक, तो उसमें उसको हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, एंडोस्कोप एक जांच होता है जिसके मदद से वो पता लगाता है कि इसके पेट में आखिर क्या बीमारी है। ठीक, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसको हम लोग देखते हैं। जिसका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का प्रकीर्णन, सी में प्रकाश का अपवर्तन, डी में प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलिए अब इसका थोड़ा सा व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप कार्य करता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं हम लोग। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही जवाब हम लोग को पता है कि सही जवाब क्या होगा, सी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अब इसका व्याख्या को भी हम लोग पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। मृग मृग मरीचिका का कारण क्या है। ए में प्रकाश का व्यक्तीकरण, बी में प्रकाश का विवर्तन, सी में प्रकाश का ध्रुवन, डी में है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसका सही जवाब होगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब इसका व्याख्या को देखते हैं कि मृग मरीचिका क्या है, नहीं। ठीक, चलिए, मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण दिखता है। वस्तु और प्रेक्षण के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और यह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा और आश्चर्यजनक प्रभाव है, जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है। ये कहाँ पे दिखाई पड़ता है? अगर कभी पूछ दे मृग मरीचिका कहाँ पे होता है, तो ये गर्म रेगिस्तान, जहाँ पे गर्म बालू होता है, रेता होता है। तो अपने इंडिया में कहाँ पे है रेगिस्तान? कहाँ पे है? थार। कहाँ है? रेगिस्तान। ठीक, राजस्थान में है ये रेगिस्तान। ठीक, रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है, तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब रेगिस्तान में दिन का समय जब भूमि के निकट की वायु की परत, जब हवा जो है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक, तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। ठीक, तो ऊपर का जो ठंडा हवा होता है वह कम अपवर्तक होता है और गर्म हवा क्या हो जाता है, वो ज्यादा अपवर्तक हो जाता है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश, अतः क्या होता है, जो सूर्य का जब प्रकाश जब आता है तो एक माध्यम हो गया मेरा ठंडा, ठीक, और एक माध्यम हो गया मेरा गर्म। तो उसमें जब प्रवेश करता है तो किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है, त्यों तो वह अविलंब से क्या होता है, अधिकाधिक विचलित हो जाता है। ठीक, और अंतः में पूर्णतः आंतरिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब हम लोग को दिखता है। तो इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो गया 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक, मरीचिका का बनना उदाहरण है किससे? ए में हो गया अपवर्तन के कारण, बी में हो गया परिक्षेपण के कारण, सी में है कुल आंतरिक परावर्तन और डी में हो गया विवर्तन। जिसका सही जवाब होगा कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका देखते हैं हम लोग, व्याख्या भी दिया है क्या? नहीं, व्याख्या नहीं दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक, प्राकृतिक तथ्य पे हमको लोग को क्या करना है, विचार करना। ए में हो गया स्थलीय तापमान, 2 में हो गया प्रकाश का परावर्तन, 3 में प्रकाश का अपवर्तन, 4 में प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही जवाब है सी, 1 और 3। तो स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्राकृतिक तथ्य होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ठीक, हम लोग को ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें देखना है हम लोग को कि सूर्य का जो रोशनी होता है उसको सबसे ज्यादा परावर्तित कौन करता है। ए में रेत का रेगिस्तान, बी में धान की खेती की भूमि, सी में ताजा बर्फ से ढकी भूमि, डी में हो गया प्रेवरी भूमि जिसको बोलते हैं समशीतोष्ण। ठीक, तो सबसे ज्यादा परावर्तित कौन करता है सूर्य की रोशनी को? तो इसमें करता है सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक, जो बर्फ होता है वो बर्फ से ढका जो भूमि होता है वो बर्फ सबसे ज्यादा परावर्तित करता है। चलिए अब इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं कि ये कैसे करता है। ताजा बर्फ से ढकी भूमि 80 से लेकर 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। ठीक, कितना करता है? 80 से 85% तक का सूर्य की रोशनी को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। उसके बाद क्रमशः रेत का रेगिस्तान 30 से 40%। ठीक, और जो रेता होता है, जो रेगिस्तान में रेत होता है वो कितना करता है? 30 से लेकर 40% तक वो परावर्तित करता है। अब पेवरी जमीन भूमि ये कितना करता है? 20 से लेकर 25%। और धान का खेत 10 से लेकर 20%। ठीक, ये करता है। वैज्ञानिक ने सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को अल्बिडो नाम दिया। लैटिन भाषा में अल्बिडो का अर्थ सफेदी है। इसका अर्थ क्या है? अल्बिडो का अर्थ क्या हो जाएगा? सफेदी। इससे यह पता चलता है कि कोई सतह कितना सफेद उज्जवल है। बर्फ का अल्बिडो उच्च होता है। ठीक, इसलिए बर्फ कैसा होता है? वह सफेद होता है। ठीक, सफेद होता है। ठीक, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम क्या है? ए में ऑडियोग्राफी, बी में लेक्सिकोग्राफी, सी में फोटोग्राफी, डी में होलोग्राफी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। अब इसका हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है होलोग्राफी? वह तकनीकी है जिसमें लेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी रंग तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों की वंचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किया जाता है। इसका हम लोग व्याख्या को भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन हो गया। ठीक, 43 के बाद कुछ इसमें छूट गया है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं 57 क्वेश्चंस को, फिर उसको हम अपलोड कर देंगे बाद में। ठीक, चलिए किसी तारे का रंग दर्शाता है, कोई भी तारा है उसका रंग दर्शाता है किस पे? जिसका ऑप्शंस हो गया उसकी दूरी, उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। ठीक, जिसका सही जवाब होगा उसका ताप पे, उसका टेम्परेचर पे। ठीक, तारा का टेम्परेचर पे उसका रंग का दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या तो बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही उनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः यह नीले दिखाई देते हैं। जबकि सबसे
गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। ठीक, सबसे गर्म जो तारा होता है वो कैसा दिखाई देता है? वो लाल दिखाई देता है। सबसे गर्म तारों में सबसे कम गर्म तारों के रंगों का क्रम उनके ताप के साथ इस प्रकार है। ठीक, नीला हो गया, नीला हो गया कितना? 50,000 से लेके 28,000। ठीक, नीला श्वेत हो गया, श्वेत हो गया, श्वेत पीला हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, लाल हो गया। ठीक, तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक क्या होता है? अधिक चमकीला होता है, उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। ठीक, तो जो तारा जितना ज्यादा क्या होगा? द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है, उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में धूलकण, सी में हीलियम, डी में जलवाष्प। जिसका सही जवाब होगा धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? धूलकण। चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। सूर्य का जो प्रकाश है वो अलग अलग रंग का क्या है? मिश्रण। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक, तो जितना भी धूल कण है उससे क्या होता है? ये उसके साथ परिकीर्णन हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं 59 का क्वेश्चन क्या है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। जिसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, उपयुक्त में से कोई। जिसका सही जवाब होगा, हम लोग को पता है क्या होगा? धूलकण होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से होता है, तरंगदैर्घ्य से होता है, तीव्रता से होता है या वेग से होता है? प्रकाश का जो रंग होता है वो किससे निर्धारित होता है? वो होता है तरंगदैर्घ्य से होता है। ठीक, अब इसका व्याख्या को देखते हैं हम लोग कैसे होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, ठीक, और बैंगनी रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, तो यहां से देखिए मेरा 3 क्वेश्चन बन गया है। सबसे ज्यादा अधिक, ठीक, अधिक किस में होगा? वह लाल में होगा। ठीक, लाल में होगा। ठीक, अब कम किस में होगा? वह बैंगनी में होगा। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है? सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। बी में लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसका सही जवाब होगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो लाल का सबसे ज्यादा हो गया, बैंगनी का सबसे कम हो गया। चलिए अब इसका व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है। ठीक, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो आवृत्ति के मामले में अगर पूछा जाए तो आवृत्ति किसका सबसे ज्यादा होता है? अधिक होता है, तो वह क्या होगा? बैंगनी का, बैंगनी का। ठीक, और सबसे कम अगर पूछेगा, ठीक, तो वो किसका होता है? न्यूनतम किसका होता है? लाल का। ठीक, लाल का आवृत्ति कम होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा होता है? तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी का। लेकिन आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का।
और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है? लाल का। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य? ठीक, अभी तो हम लोग देखे हुए हैं, देखिए फिर से आ गया। ठीक, हरा, पीला, नीला, लाल, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है कौन? सबसे कम, अभी तो हम लोग देखे हैं, सबसे कम किसका होता है? वो बैगनी का होता है। ठीक, चलिए दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? 64 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्या होगा? ये भी मेरा बैगनी होगा, बैगनी। ठीक, बैगनी होगा। चलिए चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग जो भी लाइट से संबंधित जो भी बचा हुआ है, ठीक, उसका हम लोग अगले वीडियो में उसका पार्ट 2 करके हम बना देंगे। और जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग टोटल क्वेश्चंस को उसमें हम लोग डाल देंगे और हम लोग एक साथ फिर पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू। और इस चैनल को जो अनुज अनुज क्या है? अनुज अनुज 25 क्लासेस, इसको कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, और अपना रिव्यू को दीजिए। चलिए बाय।